तो आज हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के कॉन कॉल के Q1 FY25 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल क्या है। सिंपल बिजनेस मॉडल है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो टायर बनाती है। ठीक है, बस इनका जो थोड़ा बहुत स्पेशलाइजेशन मतलब ये फोकस करती है, ये ऑफ द रोड टायर में फोकस करती है। ऑफ द रोड टायर्स मतलब क्या, अपने एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि मॉन्स्टर ट्रक का आपने टायर देखा होगा तो ये बड़ा होता है, ये साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, और जो रेगुलर व्हीकल्स है तो इनके साइज छोटा रहता है। ठीक है, ये आप इससे कंपैरिजन लगा लो कि ये कंपनी कौन से टाइप के टायर बनाती है। ठीक है, ये MRF वगैरह भी बनाती है लेकिन ये जरा ज्यादा फोकस करती है इनके ऊपर। ठीक है, अब और जो इनका जो बिजनेस है तो ये एक्सपोर्ट से आता है, मतलब 60% जो इनका जो बिजनेस आ रहा है तो ये एक्सपोर्ट से आ रहा है। ठीक है, ये 160 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंट है, लेकिन उसमें से यूरोप में इनका अच्छा खासा सेल्स का जो डिमांड आता है तो वो यूरोप से आता है। ठीक है, अब जो इनका जो क्वार्टरली नंबर है Q1 FY25 का, तो मैनेजमेंट ने ये कहा कि अब ये डिफरेंस है ना आपको कॉन कॉल और PPT पढ़ के ही आएगा। ठीक है, ये अलग से आपको कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, और आपको कोई अलग से कोई बताएगा भी नहीं। अगर आप इन्वेस्टेड हो इस स्टॉक में, अगर नहीं भी हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि इनका सेल्स का ग्रोथ नंबर क्यों हुआ था, जो बाकी के इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं तो इनका क्यों नहीं हुआ और इनका क्यों हुआ। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको जाननी जरूरी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस सेक्टर में या इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो ना, तो आप ये दोनों चीज पढ़ो। ठीक है, अब जो इनका जो Q1 जून 23 का जो नंबर है तो ये कम आया था। क्योंकि बारिश और जो साइक्लोन था तो उसकी वजह से इनका जो सेल्स का जो नंबर है तो ये अफेक्ट हुआ था। मतलब क्या कि जून 23 में क्या हुआ था, रेगुलरली पकड़ लेते हैं इनका जो सेल्स का जो नंबर आने वाला था, एग्जांपल के लिए पकड़ लेते हैं। ठीक है, 2000 आने वाला था जो 18,000 आ गया। ठीक है, कम आ गया। अब जो Q1 FY25 में इनका जो नंबर आ रहा है ये 2000 आया। मतलब क्या कि कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है, 2003 पकड़ लेते। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, हार्डली 2 या 3% का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इनका सेल्स का ग्रोथ नहीं हुआ, इस क्वार्टर में नंबर कम थे, इसलिए इस क्वार्टर का आपको YOY का नंबर जो कंपैरिजन दिख रहा है तो ये बड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब जो मेन चैलेंजेस कंपनी को, रिस्क जो अभी आगे आने वाले हैं रिस्क है ना, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेन कंपनी के जो रिस्क है तो मैनेजमेंट ने खुद ने कहा है कि ये गाइडेंस ही कह सकते हो। ठीक है, तो एक तो पहले उनका USA में उनका रिसेशन आने वाला है, US यूरोप इसमें जो है ना उनका ये कहना है कि रिसेशन आने के चांसेस है। और उसके साथ उनका कहना है कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने वाला है। मतलब क्या कि अगर उनका उनका रॉ मटेरियल, ठीक है, इसका प्राइस बढ़ेगा 2 to 3% से, उसके बाद जो अपना इंडिया में ये मैन्युफैक्चर करेंगे और एक्सपोर्ट बाय सी करेंगे। ठीक है, बाय एक्सपोर्ट सी करेंगे यूरोप को, तो वो जो एक्सपोर्ट का कॉस्ट है वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ेगा। मतलब क्या होगा, इनका जो टायर का अब पकड़ लेते कि 2000 इनका जो टायर बेचते हैं लोग। ठीक है, तो ये 2500 करना पड़ेगा। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, रॉ मटेरियल इंक्रीज कॉस्ट, मतलब ओवरऑल लॉजिस्टिक का कॉस्ट, तो उसकी वजह से ना ये 500 बढ़ाना पड़ेगा। अब ये आपको लगेगा कि अच्छा उनका मार्जिन बढ़ेगा, पैट उससे पैट भी बढ़ेगा, नहीं, ये इन्फ्लेशन की वजह से इनको बढ़ाना पड़ रहा है। मतलब जो प्राइस इंक्रीज होगा तो ये कंपनी का फायदा नहीं होगा, ये बस खर्चे कवर करने के लिए। ठीक है, उससे क्या होगा, मतलब जो नॉर्मल कस्टमर उसको अगर कहीं पे 2000 पे मिल रहा है तो वो 2000 पे बाय करेगा 2500 की वजह से, उससे कस्टमर का जो डिमांड है वो कम होगा। ठीक है, उसके साथ इनका ये भी कहना है कि जो ओवरऑल डिमांड है, जो सिनेरियो जो यूरोप में उनका जो डिमांड का सिनेरियो है ये काफी स्लो डाउन होगा। ठीक है, और इनका ये भी कहना है कि ओवरऑल जो फिस्कल FY25 में इनका जो सेल्स का जो नंबर रहेगा तो ये हार्डली इंक्रीज होगा। ठीक है, YOY ये तो फ्लैट ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब आप देख रहे हो मैनेजमेंट ही आगे से कह रहा है कि ग्रोथ नहीं होगा सेल्स का, YOY का नंबर फ्लैट रहेगा, उसके बाद जो डिमांड है ये इतना स्लो डाउन हो गया है। ठीक है, तो मतलब आप क्या समझ रहे हो कि आप फिर ये सोच रहे हो कि अब जो इसका जो सेल्स का नंबर था 30% और उसका स्टॉक का ब्रेकआउट, अगर मैंने चार्ट नहीं पढ़ा लेकिन अगर इस स्टॉक का अगर ब्रेकआउट हो गया तो ये स्टॉक 200-300 मतलब 2x 3x का रिटर्न देगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
अगर फंडामेंटल्स ही नहीं रहेंगे तो अगर स्टॉक भागेगा कैसे? तो आपको ये चीज़ ज़रूरी जानना, ठीक है, क्योंकि आगे का सिनेरियो क्या है। पिछला अगर पकड़ लेते 50% से सेल्स का ग्रोथ हो रहा था, लेकिन आगे का पर्सपेक्टिव क्या है, जो रिटर्न है जो मिल गए, ठीक है, अब आगे का सोचना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ओवरऑल जो इंडस्ट्री है, तो मैंने मतलब सबका कॉन कॉल पीपीटी तो नहीं पढ़ा, लेकिन ओवरऑल मैंने सेल्स का नंबर सबके जो देखे थे ना, तो ये -2% या 6%, मतलब हार्डली किसी का ग्रोथ था, ठीक है। टायर इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो इनके जो क्वेश्चंस थे, तो कॉन कॉल में क्वेश्चंस थे, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। अब जो वॉल्यूम ग्रोथ, मैं ओवर द क्वार्टर, उन्होंने क्या पूछा था, Q1 FY25 और आगे जो आने वाले क्वार्टर्स हैं, तो उसमें वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा। तो उनका एक सेम आंसर था कि जो एक तो मैक्रो चैलेंजेस थे, उसके बाद जो डिमांड है वो कम है, तो इसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ हार्डली दिखेगा इनको। उसके बाद एक और एक क्वेश्चन था, ये चीज़ आपको पढ़ के ही पता चलेगी, ठीक है। BHUJ करके एक प्लेस का है, ठीक है, मुझे वो प्रोनाउंस करने को नहीं आ रहा, तो वो BUJ करके एक प्लेस है। तो उन्होंने इससे पहले भी Q1 FY25 के पहले भी केपेक्स किया था, तो वो शायद एग्रीकल्चर के लिए किया था, ठीक है। अब जो ये केपेक्स कर रहे हैं ऑफ द रोड के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था कि जो इसका जो केपेक्स हो रहा है सेम प्लेस पे, तो ये ज़्यादा क्यों हो रहा है? 1400 करोड़ का इस बार का केपेक्स है इनका, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने कहा कि जो इनका ऑफ द रोड सेगमेंट है, इसके जो SKUs है कंपेयर टू एग्रीकल्चर, तो ये ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इनका जो केपेक्स हो रहा है तो ये बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इनका जो डाइवर्सिफिकेशन है अपना ऑफ द रोड में, तो ये ज़्यादा है, तो इसकी वजह से, और उनका जो उनका अच्छा खासा ग्रोथ ऑफ द रोड से ही आ रहा है। इसलिए मैं आपको डिफरेंस बोल रहा हूँ कि MRF ओवरऑल डाइवर्सिफाइड है, लेकिन जो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है तो ऑफ द रोड में उनका सेगमेंट का अच्छा खासा सेल्स का ग्रोथ होता है वहाँ से। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि बालकृष्ण और बाकी के जो प्लेयर्स है तो ये अलग प्लेयर्स है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए ये लोग जो केपेक्स कर रहे हैं ये बड़ा है। अब जो Q1 FY25 में इन्होंने जो केपेक्स किया था तो ये 200 करोड़ का किया था, और ओवरऑल जो जनरल FY25 में जो केपेक्स करने वाले हैं ये लोग 600 to 700 का टोटल केपेक्स करने वाले हैं। उसके बाद इनका इन्वेंट्री, एक इन्वेंट्री के ऊपर क्वेश्चन था कि आपका इन्वेंट्री का क्या हाल चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि इन्वेंट्री पाइल्ड अप हो गया। मतलब क्या कि जो उन्होंने प्रोडक्शन किया है, ठीक है, लेकिन आगे से डिमांड ही नहीं आ रहा, तो क्या हो रहा है, वो गोडाउन में पाइलअप होते जा रहा है, पाइलअप होते जा रहा है। मतलब क्या, एक अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो ये आगे प्रोडक्ट सेल करेगी, उसका मनी आएगा, तो वर्किंग कैपिटल आएगा, तो फिर आगे प्रोडक्शन चलेगा, ठीक है। अगर इन्वेंट्री, अगर वो प्रोडक्ट गोडाउन में ही पड़ा रहेगा तो ये बेचेंगे, आगे से पैसा नहीं आएगा, तो ये प्रोड्यूस क्या करेंगे, ठीक है। मतलब सेल्स का ग्रोथ क्या रहेगा, और वॉल्यूम ग्रोथ वो भी नहीं रहेगा। अगर बस केपेक्स करके सेल्स का ग्रोथ तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये सिनारियो है, ठीक है। और जो इनका जो इन्वेंट्री क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि लोगों को एक आइडिया लग गया था, तो उसकी वजह से रिटेल प्लेयर ने क्या किया था, पहले से ही माल स्टॉकअप करके रखा था। और जो रेड सी की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन का इशू रहेगा, ठीक है, उसकी वजह से भी पहले से लोगों ने पाइलअप करके रखा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कंपनी का जो रिटेल प्लेयर का जो डिमांड है तो वो नीचे आ गया है, ठीक है, मतलब स्लो डाउन पकड़ लेते हैं। और जो इनका रॉ मटेरियल जैसे रबर, तो वो 2 to 3% कमोडिटी है ना, वो इंक्रीज होने वाली है। तो इसकी वजह से वो जो एक्सक्यूज मी, तो वो जो कॉस्ट है तो ये कस्टमर को अभी तक तो पास ऑन नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया है, लेकिन आगे जाके अपकमिंग क्वार्टर्स में ये लोग पास ऑन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, मार्केट शेयर। अब जो मुझे ये इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, एटलीस्ट मार्केट शेयर ग्रो होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टर के लिए बचता है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन होता है उसके इन्वेस्टमेंट का। लेकिन कंपनी का ये कहना था कि जो वो लूज नहीं करेंगे, लेकिन वो गेन भी नहीं करेंगे, मेंटेन रखेंगे। मतलब अगर 5 साल के लिए वो मेंटेन रखेंगे, उससे अच्छा तो मैं ब्लू चिप स्टॉक में डाल देता हूँ, तो कम से कम थोड़ा बहुत डिविडेंड आएगा और थोड़ा बहुत स्टॉक, मतलब ओवरऑल रिटेल प्लेयर जब गिरता है वो स्टॉक, तो वो बाय भी करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन था कि इंडियन मार्केट, ठीक है,
आप ये ओवरऑल जब पढ़ते हो ना, तो ये देखो ना, ओवरऑल कौन सी भी कंपनी अगर देखो, अगर इंडिया में उनका जो डिमांड रहेगा तो वो एक्सेलेंट ही रहता है, ठीक है। मतलब क्या कि जो बोलते हैं ना कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी ग्रोथ स्टोरी ग्रोथ स्टोरी, तो ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? अगर आप ट्रैक करोगे ना इंडियन बिजनेसेस जो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, ओवरऑल एक्सपोर्ट वर्सेस इंडियन बिजनेस, ठीक है। तो आप अभी क्या सुन रहे हो कि इसमें रिसेशन आ रहा है, ठीक है, लेकिन इंडिया में नहीं, इंडिया में इनका डिमांड अच्छा खासा दिख रहा है इनको, ठीक है, मतलब ग्रोथ के ऊपर। तो आप एक जनरलाइज समराइज करते हैं कि सेल्स का ग्रोथ ये कह रहे हैं कि वाई पे फ्लैट रहेगा, ठीक है, मतलब सेल्स का ग्रोथ नहीं रहेगा। उसके बाद जो कंपनी कह रही है कि जो डिमांड है आगे FY25 पूरा जो फिस्कल ईयर है, तो ये कह रहे हैं कि ओवरऑल डिमांड सिनेरियो भी डाउन रहेगा। उसके बाद रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है, लॉजिस्टिक का इशू आएगा इनको, ठीक है, इन्वेंट्री पाइलअप हो रहा है। मतलब आप एक आइडिया लगा लो कि ओवरऑल अभी जो कंपनी का हाल है वो बुरा चल रहा है, ठीक है। अब हम आगे इसको ट्रैक करेंगे अगर इंडस्ट्री जैसे रिवाइव होता है तो वैसे, लेकिन अगर हम उसको ट्रैक करना जरूरी, ठीक है। अभी ये प्रॉब्लम्स आगे जाके सॉल्व हो रही कि नहीं ये आपको देखना है, ठीक है। ये नहीं कि बस पढ़ा और छोड़ दिया, ये आप चीजें देखो आगे आने वाले क्वार्टर्स में अगर रिजॉल्व होती है तो आपको फिर इन्वेस्ट करने का चांस मिलता है, ठीक है। बस आप स्क्रीनर पे नंबर पढ़ के मत करो, ठीक है। तो मुझे तो अगर आपको कुछ डाउट होगा, ठीक है, मुझे तो ओवरऑल तो इंडस्ट्री मतलब एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ही थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, बिजनेस। जब ये एक्सटर्नल फैक्टर हट जाएगा ना तो फिर हम देखेंगे कि कैसे कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट डाउन कीजिए। थैंक यू।